सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति इतिहास की सिर्फ घटना ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा भी है। किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीच उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित रहते हैं। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं तथा बौद्धिक चेतना बहुजन को उन परिस्थितियों से मुक्ति पाने हेतु प्रेरित करती हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसी ही एक क्रांति की जो फ्रांस में हुई 1789 ईस्वी में, जिसने फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। इसीलिए हमने कहा कि यह एक घटना ही नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा बन गई। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति उसी बौद्धिक चेतना का एक परिणाम है जिसने स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश बूर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका और क्रांति के फलस्वरूप मानवाधिकारों की वहाँ पर घोषणा हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारणों की, जिसको हम राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, मुख्य रूप से इन पॉइंट्स के माध्यम से हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। चूँकि फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों की। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था तथा राजा स्वयं को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता था। लुई 14वें के शासनकाल में, जिसका कि समय था 1643 से 1715 ईस्वी, उस समय में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र अपने गौरव एवं शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसने मैं ही राज्य हूं कहकर अपनी निरंकुश सत्ता का परिचय दिया। वह अपनी इच्छानुसार कानून बनाता था, कर वसूल करता था और राजकीय आय को मनमाने ढंग से खर्च करता था। तो यह कहानी हुई लुई 14वें की। इसके बाद हम बात करते हैं लुई 15वां। लुई 14वें का उत्तराधिकारी लुई 15वां, जिसका कि शासनकाल था 1715 से 1774 ईस्वी, वह भी एक अकर्मण्य शासक था। शासन तंत्र को सुधारने की बजाय वह आमोद प्रमोद एवं विलासितापूर्ण जीवन में डूबा रहा। जब उसके कुछ योग्य परामर्शदाताओं ने उसे सुझाव दिया कि फ्रांस में सुधार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है, तो भोग विलासी लुई 15वें ने सुधार करने के स्थान पर जवाब दिया कि वर्तमान व्यवस्था में भी उसका समय कट ही जाएगा। उसके शासनकाल में फ्रांसीसी राजतंत्र अपमानित होने लगा तथा फ्रांस का विदेशों में अपमान होने लगा। स्वयं लुई 15वें ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ऐसी निराशाजनक स्थिति में
लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उसमें भी नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। उसमें न तो निर्णय कर सकने की क्षमता थी और न ही वह किसी दूसरे की सही सलाह समझ सकता था। वह बुद्धिहीन तो था ही, किंतु निरर्थक कार्यों में अपना समय बर्बाद करता था। राज्य की समस्याओं में उसका कोई विशेष रुचि नहीं थी। लुई 16वें का शासनकाल 1784 से 1793 ईस्वी तक रहा। लुई 16वां कहा करता था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूं। इस प्रकार के उसके विचार थे लुई 16वें के, जिनसे जनता त्रस्त थी, जिसका कहना था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूं। तो इस प्रकार का निरंकुश राजतंत्र उस समय फ्रांस में था। राजा अपने राज्य में जिसे चाहे कैद कर सकता था और बिना मुकदमा चलाए जो चाहे सजा उसे दे सकता था। सजा ही नहीं, उसका कोई भी कृपा पात्र इस अधिकार का उपभोग कर सकता था। उसके लिए उसे केवल राज्य की मुद्रा वाले पत्र की आवश्यकता थी। ऐसे पत्र राजा की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और दंड देने के लिए जारी किए जाते थे, परंतु राजा के कृपा पात्र ऐसे मुद्रायुक्त पत्र प्राप्त कर लेते थे जिनमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का स्थान खाली रहता था। ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजा पूर्णतः स्वेच्छाचारी एवं असीमित शक्तियों का उपभोग करने वाला था। राजा के असीमित अधिकारों पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने वाली कोई जनप्रतिनिधि सभा या संसद नहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हमने उस समय फ्रांस पर शासन करने वाले बूर्बो वंश के लुई 14वें, लुई 15वें और लुई 16वें के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद हम बात करते हैं लुई 16वें की पत्नी मैरी अंतवानेत, जिसका भी फ्रांसीसी क्रांति में के कारणों में मुख्य भूमिका रही है। समस्त बूर्बो राजाओं के समान उस पर लुई 16वें पर भी उसकी पत्नी मैरी अंतवानेत का अत्यधिक प्रभाव था। राजकार्यों में उसके अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण शासन की कठिनाइयों में वृद्धि हुई। इतिहासकार H.A.L. फिशर ने रानी अंतवानेत के क्रांति के संबंध में उत्तरदायित्व पर लिखा है कि आलोचकों को वह ऐसे सायरन अथवा भोंपों के समान प्रतीत होती थी जो कि राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रहा हो। इस प्रकार के विचार इतिहासकार फिशर ने लुई 16वें की पत्नी मैरी अंतवानेत के लिए कहे हैं, और जो उन्होंने कहा वही हुआ भी। फ्रांस के राज्य जो हैं वह चट्टान से टकराया और वहीं पर वह बिखर गया। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों में आगे हम बात करते हैं वर्साई के महलों की फिजूल खर्ची, जहाँ पर कि लुई 16वां और उसकी पत्नी जो हैं निवास करते थे। राजा रानी और उनके संबंधी तथा कृपा पात्र फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के विशाल महलों में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यूरोप के अन्य राजाओं के लिए वर्साई के महल अपने वैभव की वजह से ईर्ष्या के कारण बने हुए थे। वर्साई में 18,000 व्यक्ति निवास करते थे, जिनमें 16,000 केवल नौकर चाकर ही थे। अन्य लोगों में राज परिवार के लोग एवं उनके अतिथि और राजा के कृपापात्र सामंत लोग थे। अकेली रानी के मैरी अंतवानेत के 500 नौकर थे। वस्तुतः वर्साई में विलासिता एवं शान शौकत का कोई अंत नहीं था।
राजा और रानी अपने कृपा पात्रों को खुले हाथ से धन का वितरण किया करते थे। ऐसा अनुमान है कि क्रांति से पूर्व वर्षाय में होने वाला खर्चा 200 लाख डॉलर प्रति वर्ष था। तो जनता की कमाई को पानी की तरह वर्साई के महलों में बहाया जाता था। बहुत अधिक अपव्ययता के कारण दरबार को राष्ट्र की समाधि कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उस समय किस प्रकार से फ्रांस के राजा बूर्बो राजवंश के लुई 16वें और उनकी पत्नी की जीवन शैली थी। जनता की गाढ़ी कमाई को करों के रूप में प्राप्त करके इस प्रकार से फिजूल खर्ची के रूप में जो है उनको उड़ाया जाता था। तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों की। उस समय फ्रांसीसी समाज विषम एवं विघटित था। वह सामंतवादी पद्धति, असमानता और विशेषाधिकार के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। समाज उस समय मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। उच्च पादरी, जिनको कि प्रथम स्टेट, एवं कुलीन, द्वितीय स्टेट कहा जाता था, यह दोनों सुविधा प्राप्त वर्ग थे और किसान, मजदूर तथा मध्यम श्रेणी के लोग तृतीय स्टेट अर्थात सुविधाहीन वर्ग में थे। प्रत्येक वर्ग के भीतर विभिन्न श्रेणियों के बीच अधिकारों एवं सुविधाओं की दृष्टि से भारी विषमताएं थी। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था का आधार कोई विधान या कानून नहीं, वरन विशेषाधिकार, रियायतें और छूट थी। जैसा कि हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों में एक यह भी था कि राजा के कृपा पात्र जो थे उनको यह विशेषाधिकार था कि वह एक पत्र के माध्यम से, जिसमें कि नाम खाली रहता था, उस पर किसी का भी नाम अंकित करके वह किसी को भी बिना किसी कारण बताए वह उसको गिरफ्तार कर सकते थे। तो इस प्रकार से यह स्वेच्छाचारी शासन था और यह सारे अधिकार जो है उच्च पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को प्राप्त थे। चर्च के पृथक न्यायालय और कानून थे। उसके व्यापक अधिकारों एवं प्रभाव के कारण ही यह कहा गया है कि फ्रांस का चर्च राज्य के अंदर राज्य था। फ्रांस की संपूर्ण जागीरी भूमि की 20% भूमि चर्च के अधीन थी, जिससे चर्च की बहुत अधिक आय होती थी। इसके अलावा चर्च किसानों से सब प्रकार की फसलों पर धर्मांश, यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, वह वसूल करता था। अनुमानतः चर्च की वार्षिक आय राजकीय आय से आधी हुआ करती थी। राज्य, चर्च तथा सेना के सभी उच्च पद कुलीन वर्ग की श्रेणी में आते थे। इसी वर्ग के हाथों में ये सारे अधिकार थे और फ्रांस की समस्त भूमि का 5वां भाग भी कुलीन वर्ग के अधिकार में था। 18वीं शताब्दी के कुलीन वर्ग की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि उसमें एकात्मकता एवं एक रूपता का अभाव था। वंश की प्राचीनता, सामाजिक कार्यों का स्वरूप, राज दरबार के साथ संबंध आदि के आधार पर कुलीन वर्ग अनेक उपवर्गों से विभाजित था। तो
यह एक सुविधा संपन्न वर्ग था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जिनके पास राज्य की अधिकांश भूभाग पर इनका कब्जा था और आय के जो मुख्य साधन थे उन पर इनका कब्जा था। तीसरा जो वर्ग था वह था साधारण वर्ग, जिसमें कि देश की लगभग 94% जनसंख्या संबंधित थी। देश की 94% जनसंख्या इसी सर्वसाधारण वर्ग से संबंधित थी। यह वर्ग विशेषाधिकार एवं अन्य सुविधाओं से वंचित था, परंतु इस वर्ग में भी भारी असमानता थी और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के विभिन्न अंगों में व्यापक अंतर था। मोटे तौर पर इस सामाजिक वर्ग में मध्यम वर्ग, दस्तकार, मजदूर और किसान थे। मध्यम वर्ग में वे सभी लोग जैसे कि साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी आदि सम्मिलित थे, जो उद्योग, व्यवसाय इत्यादि पेशे से संबंधित थे तथा जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था। यह सब मध्यम वर्ग में सम्मिलित थे। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा थी कि उसे भी सामाजिक ढांचे में पहली पंक्ति में स्थान प्राप्त हो, किंतु रक्त के आधार पर श्रेणीबद्ध फ्रांसीसी समाज में कुलीन वर्ग ने उसे वंचित कर रखा था। उसके पास धन था, योग्यता भी थी, किंतु उसके अनुरूप समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। उसके विचार में इस विषमता को तभी दूर किया जा सकता था जब सामंती ढांचे को नष्ट कर दिया जाए। मौजूदा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का एक कारण यह भी था कि समझदार, कर्मठ, शिक्षित एवं धनी होने के उपरांत भी देश की राजनीतिक संस्थाओं में उसका कोई प्रभाव नहीं था। मध्यम वर्ग का कोई प्रभाव नहीं था। वह ऐसे किसी भी राजनीतिक परिवर्तन का समर्थक था जिससे लाभ उठाकर वह राजनीति तथा शासन को अपने अनुकूल बना सके। इतिहासकार डेविड थॉमसन का मत है कि फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसी समाज के दो परस्पर विरोधी गुटों के संघर्ष का परिणाम थी। एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली और दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली वर्ग थे। देश की राजनीति और सरकार पर प्रभुत्व कायम करने के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष एक तरह से अनिवार्य था। तो इस प्रकार से सर्वसाधारण वर्ग के में आने वाले जो भी व्यक्ति विशेष थे, इनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। दस्तकार और मजदूरों की, इनको वेतन भी कम मिलता था तथा काम का समय इनका बहुत ज़्यादा हुआ करता था मजदूरों का। वे मध्यम वर्ग के पूंजीपतियों की दया पर निर्भर थे, जो अपनी श्रेणियों तथा निगमों द्वारा उद्योग धंधों तथा व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। और इसके अलावा सर्वहारा वर्ग में अंतिम श्रेणी में कृषक लोग थे, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी। उस समय वे संख्या में 2 करोड़ थे, जो कुल जनसंख्या का 80% था। इनकी दशा सबसे अधिक निम्न एवं शोचनीय थी। 18वीं शताब्दी में महंगाई के कारण भी इन्हें कष्ट उठाना पड़ा था। फ्रांस में किसानों के 2 वर्ग थे, प्रथम स्वतंत्र किसान तथा दूसरे अर्धदास। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि का मालिक था, किंतु अर्धदास किसान अपनी इच्छा से अपने मालिक जमींदार की भूमि को त्याग कर बाहर नहीं जा सकता था। दोनों वर्गों के किसान कुलीन वर्ग के लोगों के शोषण के शिकार थे। उन्हें राज्य, चर्च तथा जमींदार को अनेक प्रकार के कर तथा नजराने अथवा भेंट उनको देने पड़ते थे। कर भुगतानों में किसान की आमदनी का 80% भाग चला जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। उन्हें जागीरदार की गेहूं पीसने की चक्की, शराब की भट्टी, रोटी सेकने का तंदूर तथा उसके पुल का उपयोग करने के लिए एक निश्चित शुल्क चुकाना पड़ता था। तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति उस समय कृषक वर्ग की थी। तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में, सामाजिक कारणों में
पादरिक वर्ग और कुलीन वर्ग जो कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, और तीसरा जो वर्ग था सर्वसाधारण वर्ग, जिसमें मध्यम वर्ग में आते थे सरकारी कर्मचारी, दस्तकार, मजदूर और किसान, जिनकी दयनीय स्थिति थी और इन्होंने क्रांति में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इस दयनीय अवस्था के लिए सरकार की फिजूल खर्ची के अतिरिक्त उसकी कर व्यवस्था बहुत अधिक जिम्मेदार थी। वास्तव में राजकीय वित्तीय नीति ही गलत थी। प्रोफेसर हेजन ने लिखा है कि सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। राजा की व्यक्तिगत आय और राष्ट्र की आय में कोई अंतर नहीं किया जाता था। फलस्वरूप राजा को अपने व्यक्तिगत कार्यों पर सरकारी कोष से धन व्यय करने का मनमाना अवसर मिल जाता था। राजा की विलासिता पर कोई अंकुश नहीं था। खर्चीले युद्धों ने देश की स्थिति को और भी कमजोर बनाया। लुई 14वें ने मरते समय अपने उत्तराधिकारियों को युद्ध न करने की सलाह दी थी, किंतु लुई 15वें ने इस सलाह की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार तथा सप्तवर्षीय युद्धों में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक खराब कर दिया। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का जो बोझ था वह भी तृतीय श्रेणी के जो लोग थे, सर्वहारा वर्ग के, जिसमें किसान, मजदूर लोग थे, उन पर जो है मनमाने कर थोप दिए जाते थे और राजा जो है अपने व्यय के अनुसार अपनी आय निर्धारित करता था। तो इस प्रकार से उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। देश की दोषपूर्ण कर प्रणाली भी उस समय फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित एवं दोषपूर्ण थी। फ्रांस में विशेषाधिकारों की परंपराओं ने समाज के सर्वाधिक संपन्न लोगों को कर मुक्त कर रखा था। करों को ठेके पर वसूल करने की प्रथा थी। यह कार्य ठेकेदार करते थे। वे किसानों से मनमाना कर वसूल करते थे और राजस्व का एक भाग स्वयं हड़प जाते थे। राज्य को आमदनी का केवल 60 से 65% भाग ही मिल पाता था। कर वसूल करने में आय का 14% भाग खर्च हो जाता था। करों की असमानता की स्थिति यह थी कि किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान के मूल्य में कभी कभी 30 गुना तक फर्क होता था। इस प्रकार से फ्रांस क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था खर्चीली, अव्यवस्थित एवं अन्यायपूर्ण थी। उस समय यह कहावत चरितार्थ हो गई थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। तो इस प्रकार की पहचान उस समय बन गई थी कि लड़ाई लड़ने के लिए सामंत, पूजा करने के लिए पादरी और जीवन भर कर देने के लिए जो है सामान्य जन था, जिसमें कि किसान, मजदूर वर्ग आता था। सामान्य जन करों के बोझ से दबा रहता था। राज्य की आर्थिक स्थिति दिवालियापन की थी। अदूरदर्शी शासकों ने आर्थिक व्यवस्था को उस कगार पर लाकर छोड़ दिया जहां उसके सुधार का कोई उपाय नहीं हो सकता था। आर्थिक कारण ने फ्रांस की क्रांति को शीघ्र अवक्षेपित कर दिया। आगे हम बात करते हैं बौद्धिक कारणों की। अनगिनत कष्ट जिनसे राष्ट्र पीड़ित था, क्रांति के मूल कारण समझे जाते हैं। उन्हीं कष्टों को दूर करने की मांग उसके पीछे प्रेरक शक्ति थी। 18वीं शताब्दी के अनेक प्रतिभाशाली दार्शनिकों और साहित्यकारों ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की बुराइयों की कटु आलोचना करके अपनी लेखनी द्वारा उस युग के असंतोष, क्रोध और आकांक्षाओं की व्यापक रूप से अभिव्यक्ति की। मॉन्टेस्क्यू, वाल्तेर, रूसो तथा अन्य अनेक विचारकों के साहित्य ने मानसिक जगत को गहराइयों तक आंदोलित कर दिया। उन्होंने राजनीति, धर्म, समाज, व्यवसाय आदि से संबंधित विचारों को नया आयाम
एवं संवेग दिया। यही लेखक और इतिहासकार फ्रांसीसी समाज के असंतोष को उभार रहे थे। वे जनता को प्रेरणा दे रहे थे, उसके असंतोष को व्यक्त कर रहे थे, उसकी शिकायतों को सामने रख रहे थे, उसे नेतृत्व और विश्वास दे रहे थे। संसद विहीन देश में साहित्यकार ही राजनीतिज्ञ हो गए थे। उन्होंने फ्रांस की संस्थाओं के खोखलेपन को अनेक तरह से प्रकट कर दिया। व्यंग्य तथा हास्य द्वारा, आलोचना और तुलना द्वारा, वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा, समाजशास्त्री विचारधारा द्वारा और स्पष्ट निंदा द्वारा। तो इन बौद्धिक कारणों ने जनता को जागरूक करने का काम किया और जिसके फलस्वरूप फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति हुई, जिसने पूरे फ्रांस ही नहीं समूचे विश्व को प्रभावित किया और एक संदेश दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, जो कि आज भी यह एक परंपरा बन गई है। थैंक यू।